गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जितने भी लोग ऑनलाइन इस सेशन को देख रहे हैं, आप सभी का भी हार्दिक स्वागत है इस सेशन के अंदर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट पेपर 2021 का जो पेपर था उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा पेपर है IBPS RRB असिस्टेंट 2021। ठीक है, थोड़े दिन बाद एग्जाम भी है, तो 2021 का पेपर की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन के ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसमें कुछ बेसिक बातें भी सिखाई गई हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के इस पेपर की। क्या आप सभी तैयार हैं? चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। 25% का मतलब होता है आधे का आधा, 50% का मतलब आधा, 25% का मतलब आधे का आधा। तो 260 का बताओ आधा कितना होता है? 130 होता है। 130 का और आधा कर दो, 65 हो गया, 65 हो गया। 65 इज 25% ऑफ दिस नंबर। डू यू एग्री? और 25% में कितना जोड़ना है? 10% की वैल्यू और जोड़नी है। इसका 10% कितना है? 26। तो आप क्या करो, 65 के अंदर 26 जोड़ दो, 65 के अंदर 20 जोड़ा 85, 85 और 6 कितने हो गए? 91। लो जी, ये 91 आ गया। 35 का 24%, 35 का 24% हमें निकालना है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम 35 का 25% निकाल लेते हैं। ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 35 का आधा कितना होता है? 17.5। 35 का आधा 17.5, 50% आ गया। 17.5 का फिर आधा कर दो, 16 का आधा 8, बाकी बचा 1.5, 1.5 का आधा 0.75, 8.75 हो गया। 35 का 25%। लेकिन हमें कितना परसेंट कम करना है? कितना परसेंट कम करना है? 1%। देखिए 35 का 10% यदि मैं निकालूं तो कितना आएगा? 3.5। यदि 35 का 1% निकालूं तो 0.35। हमारे पास आ रखा है कितना? 8.75। 8.75 में से 0.35 कम कर दो, 8.40। 8.40 इसमें से माइनस करना है। 91 में से 8 कम करे, 91 में से 8 कम करे, कितने आगे? 83.40 और कम कर दीजिए तो आ जाएगा 82.6 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। गुणे नहीं करने, मल्टीप्लाई नहीं करना, परसेंटेज का क्वेश्चन है। परसेंटेज की वीडियो भी आप देख सकते हैं, उससे ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 60/4 कितना होता है बताओ? 60/4 कितना होता है? 15। तो 76 में से 15 तो माइनस करना था, आंसर कितना आ जाएगा? 61 वाला आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? छोटे छोटे क्वेश्चन है, बुनियादी क्वेश्चन। 193 का 50%, 193 का 50% करना है। एक मिनट रुक जाओ। 180 का 50% 90, फिर 13 का 6.5 होता है। समझ आ रहा है क्या? तो 86.5 हो गया, 86.5 हो गया। ये 86.5 हो गया। और 8 कितना होता है? 64। 64 हमें 96.5, क्योंकि 90 आ गया था ना, 96.5 आ गया। 8 का स्क्वायर करे तो कितना आता है? 64। 64 96.5 में से 64 माइनस करने हैं, कितने आ जाएंगे? 32.5। ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलिए। 125 का 48%, उल्टा कर दो। देखो x का y% जो होता है वो y का x% के बराबर होता है। ठीक है, तो 48 का 125% कर दो। 125 का 48% मत करो, पॉइंटों में उलझोगे। आप करो 48 का 125%, 48 का 100% 48 होता है, और 48 का 25% आधे का आधा 12। 48 और 12, ये चीज कितनी आ गई? 60 आ गई। और 185 में से 60 कम किए तो कितना आ गया? 125। और वो कह रहा है ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करें तो 125 आ जाएगा? वो नंबर है 5। दफा करो क्वेश्चन को, आगे चलो। 7 का क्यूब 7 7 कितना होता है? 49। और 7 का क्यूब कितना होगा? 343। 343 में से कम कितने करने हैं? 22। 343 में से 22 कम करेंगे तो आंसर आएगा 300
21, 321। ठीक है, अब ये चीज इसमें से माइनस होगी तो लास्ट में 0.52 तो बनना ही बनना है। ये वाला नंबर यहां पर आकर के इसमें से माइनस होगा ना, 0.52 तो बनेगा ही बनेगा। आगे देख लेते हैं क्या बनेगा। देखो 10 में से 8 गया तो कितना आता है 2, आंसर कितना आ जाएगा 192.50। इसीलिए पेपर में जो टाइम मैंने कल दिया था इन 13 क्वेश्चंस को करने के लिए, कितना टाइम दिया था मैंने, तो आपको फिर भी 10 मिनट दे दिए थे, जबकि ये 10 मिनट के क्वेश्चन नहीं थे। ये इस तरह से हमें करने होते हैं। आगे चलिए, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें वो कहता है x% ऑफ 480 और डिवाइडेड बाय क्या है 4% ऑफ 540। देखो परसेंटेज का मतलब होता है भाग में 100, इसके भी भाग में 100, 100 से 100 कट गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फालतू में उस चीज को से उलझने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो क्या होगा, ये ऊपर 4 है नीचे 4 है, ऊपर 480 है, 0 से 0 तो कट ही जानी है, ये तो आप जानते ही हैं। और हम देख सकते हैं कि यहां आ गया 12, 12 आ गया ना, 12 आ गया, 12 आ गया, 54 आ गया, 6 से काटा तो 2, ऊपर 2 और नीचे 9, 2 और 9 आ गया। तो क्या होगा, इसका जो मल्टीप्लाई है ओवरऑल, इसका मल्टीप्लाई किससे होना है 4.5 से होना है। 9/2 से मल्टीप्लाई होना है ना, नीचे 9 बन गया ऊपर 2 बन गया, तो इसका मल्टीप्लाई किससे होना है 4.5 से होना है। आराम से कर लेंगे। 56 है, आप पहले इसको 56 मान लो, 56 का दुगना करो 112, और 112 का दुगना करे तो कितना होता है 224। ये 56 का 4 से गुणा हो गया, उसमें इसका 0.5 और जोड़ना है, मतलब 28 और जोड़ दो। 56 का आधा कितना होता है 0.5 करना है ना, 28 और जोड़ दो तो 224 और 28 252, और एक पॉइंट हमने पहले से छोड़ दी थी तो ये 25.2 इसका आंसर आ जाएगा। दोबारा करें, हमने किया 56 इंटू 4.5, 56 चौके 56 दूना 112, 112 का दुगना किया 224, 4 से गुणा हो गया। 0.5 कहता है कि मैं तो सब जिसके साथ भी जाऊंगा जिससे भी मेरा गुणा होगा मैं उसको हाफ कर दूंगा, तो 56 का आधा कितना होता है 28 होता है, तो 224 में हमने 28 जोड़ दिए, आंसर कितना आ गया 252। अब चूंकि ये 56 नहीं था, ये क्या था 5.6 था, तो एक पॉइंट लगा दो, इसको कहो कि बस अब तो मैं माफ कर, हो गया तेरा। इसको देखो 197 प्लस 200 103 कितना हो गया 300। 300% करना है 45 का, 45 खुद 100% है, खुद कोई नंबर 100% वो खुद ही होता है ना, 300% करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 ये कितना होता है 135 हो गया। ठीक है जी, तो ये हो गया 135, और 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और ये 135 हो गया 135, और ये हो गया 64, और यहां पर हम बात करें 4 इंटू क्वेश्चन मार्क, और ये जो 29 है ये भी यहां पर आकर के क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो 135 में 30 जोड़ दो, 165, 30 तो जोड़ने ही नहीं थे 29 जोड़ने थे, 164, 164 में से 64 गया 100, 100 के भाग में 4 आया 25। अब वो कहता है कि क्या हूं मैं, तो तू 25 ही है, फिर समझ में आ रहा है। इस तरह से इस क्वेश्चन को वर्बली मेंटल कैलकुलेशंस करिए। यदि कोई क्वेश्चन 6 स्टेप में होने वाला है उसको 2 स्टेप पे ले आओ, आपकी स्पीड, ये भी स्पीड है, लिखना ना पड़े वो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। एक आधे स्टेप में क्वेश्चन हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, 2000 भाग 50, 200 भाग 5 कितना होता है 40, 40 दिया 120, 120 और 5 125। ये कहता है वो कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करूं तो 125 आ जाएगा, 5 है वो। लो ये सारे क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन और रह गए थे इसमें, वो 4 मेरी स्लाइड में थोड़ा सा गलत आए हैं, तो मैं क्या करता हूं, आप इस तरह से इसको देख लीजिए। ये 4 क्वेश्चन और थे। अच्छा, जो स्क्रीन पर देख रहे हैं क्या सभी को दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चंस? ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। 324, और देखो 3/19 जो है इसका उल्टा हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 19/3 बन जाएगा। ठीक है, ये इसका कितना हो जाएगा 18। देखो 18 इंटू 19/3
इंटू 87, यही है ना, ये बन गया 6। अब देखो हम देख रहे हैं कि जो ऑप्शंस हैं वो 9928, 9918, 9908, 9948 और 9968, ये बहुत सारे ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। ठीक है, दो मेथड्स, तीन मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहला मेथड है कि हम क्या कर लें, हम पूरा पूरा सोल्व कर लें, जो कि हम नहीं करते, इस क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है। दूसरा मेथड है कि हम क्या करें, लास्ट डिजिट निकाल लें। लास्ट टू डिजिट्स यदि हम निकाल लें तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए 19 का पहाड़ा पड़े 6 तक, 19 छिके 114, ये आ गया 114 और यहां पर क्या है 87। आपको लास्ट डिजिट निकालना मैंने सिखाया था, 7 चौके कितना होता है 28, 2 हासिल आ गई। उसके बाद आपको बताया था कि रेनबो बना लो ऐसे, उसके सेकंड का इसके पहले वाले से मल्टीप्लाई, इसके सेकंड का उसके पहले वाले से मल्टीप्लाई, रेनबो। 2 कैरी आई हुई है, ध्यान रखना, 7 एकम 7 और 2 9, 8 चौके 32, 32 और 9 कितने होते हैं 41। आगे कुछ भी आ जाए 18 वाला आंसर आएगा, ये आ गया 18 वाला आंसर। ये था एक मेथड। दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड है डिजिट सम। देखो हमारे पास है 6 गुणा 19 गुणा 87, इसके अंकों का जोड़ कितना है 6 है, इसके दोनों का जोड़ करें तो कितना है 10, 9 और 1 10, 10 का 1 और 0 1, इसके अंकों का जोड़ 1 है। और 8 और 7 कितने होते हैं 15, 5 और 1 6, इसके अंकों का जोड़ 6 है। और 6 छिके के इस सबका मल्टीप्लाई होगा, 6 छिके कितना हो जाएगा 36, अंकों का जोड़ कितना बन गया 9, 9 का मतलब 0 ही होता है, 9 तो गिनते ही नहीं हम। अब देखो 9 किस में बन रहा है वो देखो, 9918 में देखो 9 और 9 कितने होते हैं 18, 8 और 1 9, 27, 27 में 7 और 2 9 बन गया। बाकी किसी में 9 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि देखो इसमें 18 है, इसमें 28 है, इसमें 0 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसका मतलब 9 तो नहीं बनेगा ना, किसी में 1 बनेगा किसी में 2 बनेगा। तो डिजिट सम से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, दोनों से कर सकते हैं। ये मेथड थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, इसलिए अच्छा है क्योंकि ये आपको परफेक्टली लास्ट वाले 2 डिजिट दे देता है। क्योंकि कई बार डिजिट सम यदि मुझे 9 बनाना है तो देखो मैं यूं भी तो बना सकता था कि यदि मैं लिख देता, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं बन रहा, मान लो आगे वाले 2 अंक चेंज कर दूं, उनका भी अंकों का जोड़ उतना ही बन जाए, वहां दिक्कत आ जाती है। तो ये वाला भी ठीक है, ये भी ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे वो मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसको मैं मिटा देता हूं, जाता ही नहीं है तो क्या, और इसको भी मिटा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए ये क्वेश्चन है 3/4 का क्यूब है इंटू 2/3 की पावर 4 है, भाग क्वेश्चन मार्क है, यहां पर 1/624 है। देखो यहां 3 की पावर 3, यहां पर 3 की पावर 4, तो नीचे एक पावर बच जाएगी, 1 3 बच गया नीचे। वो 2 की पावर 4 16, ये 4 की पावर 3 64, 16 चौके 64, 4 3 वो बड़ा था, 4 3 कितना हो गया 12। अब ये बन गया कि 12/x बराबर 1/12, सॉरी ये बन गया 1/12। इसका मतलब जो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो हमें 624 को 12 से काटना पड़ेगा। काट लो, यहीं बैठे बैठे काट लो, 12 5 60 और 12 दूने 24, 52 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखो, आगे ये कहता है क्या 68, 68 और 272, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, इसका मतलब 68 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, 6 चौके 24 240 और 8 चौके 32, 240 और 32 272, 272। इसका मतलब इस बंदे का 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। अब ये कहता है 4 का गुणा 4.25 से करो, कर देते हैं। 4 चौके कितना होता है 16, 16, फिर 4 का गुणा 0.25 से करना है, 0.25 का मतलब चौथा हिस्सा,
4 का चौथा हिस्सा क्या है? 4 का 1/4 क्या है? 4 इंटू 0.25 क्या है? 1 है। 16 और 1 कितना हो गया? 17 हो गया। 17 आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखिए यहां पर क्या है? यहां पर है 1 सही 2/5 भाग 1 सही 5। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा है, हो सकता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए लिख रहा हूं। ठीक है, 5 एकम 5 और 2 7, 7/5 और ये है 16 एकम 16 और 5 19, 16 और 5 21, तो 7/5 उल्टा हो जाएगा 16/21, है ना, भाग वाली उल्टी हो जाती है। 16/21, 7 21, ठीक है, और क्या बन गया? 16/15, 5 15 हो जाएगा, 16/15 बन गया। ठीक है, 16/15 बना तो वो 4 से कटा तो वो बन गया 4/15, और जब उल्टा होगा तो वो बनेगा 15/4, 4 3 12, 3 से ही 3/4 आंसर आएगा। ये आंसर आ गया। ठीक है, कर लेना, सोल्व तो हो ही जाना है, थोड़ा सा दिमाग में घुमाओ, शॉर्ट टर्म मेमोरी बढ़ाओ अपनी, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आगे चलते हैं। आज वाले पेपर में तो कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं था जिसमें हमें पेन उठाना हो, जरूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 pipes A and B together can fill an empty tank in 15 hours and 45 hours respectively. Pipe C can empty the same tank in 30 hours. यदि तीनों पाइप्स एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगा? ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, एक 15 घंटे में भरता है, दूसरा 45 में भरता है, और तीसरा 30 घंटे में खाली करता है। तीसरे की जो पावर है वो माइनस है, आपको जैसे बताया ही हुआ है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करो, कोई ऐसा नंबर ले लो जो इनके पहाड़े में आता हो। 90 लीटर मान लो कि वो टैंक कितने लीटर का है? 90 लीटर का टैंक है। यदि ये 15 लीटर में 15 घंटे में भर सकता है, 15 आवर्स में भर सकता है, तो बताओ एक घंटे में कितना भरेगा? 6। ये एक घंटे में 2 भरेगा। यदि 45 घंटे यदि 45 घंटे में भर सकता है 90 लीटर पानी, तो एक घंटे में 2 भरेगा। ये 30 और 90 देखें तो ये 3 लीटर खाली करेगा, और इन तीनों को हमने एक साथ चला दिया तो 6 और 2 कितना हो गया? 8। 8 तो भरेगा और 3 खाली हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास कितना बचेगा? 5 बचेगा। एक घंटे में 5 लीटर जाता है, तो 90 लीटर पानी कितने टाइम में जाएगा? 18 में जाएगा। ये वर्बली हो सकता था क्वेश्चन, वैसे ही लिख दिया, 18 घंटे में हो जाएगा। आगे देखिए, देखो, ए और बी 5,000 और 15,000 रुपए की राशि का इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो उनका 1:3 में उनका पैसा लगा हुआ है बिजनेस के अंदर, और 6 महीने के बाद बी बिजनेस छोड़ देता है। इसका मतलब क्या हुआ? बी 6 महीने रहा लेकिन ए पूरे साल रहा। ठीक है, इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 है तो ये 12 है ना। टाइम की बात करें, इसका मतलब इनका टाइम का रेशो क्या है? 2:1 है। हालांकि ठीक है, क्वेश्चन में क्या होता है कि किसी आदमी का पैसा बिजनेस में जितने टाइम तक रहा और उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी, उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम, ये तो इनका पैसा है और ये इनका टाइम है, तो यदि ओवरऑल इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम निकालें तो कितना बनेगा? 2:3। अब 700 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और वो 600 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और वो कहता है कि बी का हिस्सा 600 रुपए है। देखो, बी हमारे हिसाब से 3 है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 600। हम कहते हैं कि 3 सेव 600 रुपए के आते हैं, एक सेव कितने का है? 200। 1 रेशियो इज इक्वल टू 200 रुपीज। तो टोटल लाभ पूछा है, 5 रेशियो है ना, 1000 आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक चीज मैं बता दूं आपको, क्योंकि कुछ लोग नए भी है ना। आप मुझे एक बात बताओ, वही बात जो मैं बार बार कहता हूं, यदि 20 पेन 100 रुपए के हैं
तो बताओ 25 पेन कितने रुपए के होंगे? आप कहेंगे 100/20 इंटू 25, 125 रुपए के होंगे। इसका मतलब जो वैल्यू दी होती है वो हमेशा ऊपर लिख देते हैं, वो जिसके इक्वल होती है, इक्वल परसेंटेज या इक्वल रेशो, उसको नीचे लिख देते हैं। इनटू करते हैं जितने की वैल्यू निकालनी होती है, फाइंड आउट परसेंटेज। देखो यहां देखिए, हमें दे रखा था 600 रुपए, रंग पीला कर देते हैं। हमें दे रखा था 600 रुपए। 600 रुपए क्या दे रखा था? बी का हिस्सा। यहां से देखो बी का हिस्सा क्या है? 3 है। इंटू वैल्यू निकालनी किसकी है? दोनों का टोटल प्रॉफिट। 5 रुपए के प्रॉफिट में से 2 इसको मिलना है, 30 को मिलना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना था। तो आंसर क्या आना था? 1000 रुपए इस क्वेश्चन का सही आंसर आना था। आगे देखिए, $60 लीटर्स का कोई मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो 7:3 है। देखो मिल्क रेशो वाटर की हम बात करते हैं 7:3, ठीक है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए जिससे दूध की मात्रा मिश्रण का रिजल्टेंट मिक्सचर का 33 1/3 हो जाए? देखो 33 से ही 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3 होता है। 33 से ही 1/3 का मतलब होता है तीसरा हिस्सा। 33 से ही 1/3% का मतलब क्या होता है? तीसरा हिस्सा। 1/3 होता है इसका मतलब। अब ये कहता है कि जो मिक्सचर है, अब देखो यहां पर हम देखें तो टोटल मिक्सचर कितना है? 10 है, ठीक है। यहां पर ये कहता है, ये रेशोज के हिसाब से देखें तो फिर क्या कहते हैं? दूध की मात्रा परिणामी मिश्रण का तीसरा हिस्सा हो जाए। इसका मतलब मिश्रण यदि 3 लीटर का है तो दूध की मात्रा, मिल्क की मात्रा इसका तीसरा हिस्सा होना चाहिए। इसका मतलब 1। इसका मतलब इसमें पानी कितना होएगा? 2 होएगा। समझ आ रहा है? यदि वो कहता दूध की मात्रा पानी की मात्रा का तीसरा हिस्सा हो जाए तो हम रेशो क्या लेते? 1:3 लेते। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने कहा दूध की मात्रा मिश्रण का तीसरा हिस्सा हो जाए, तो रिजल्टेंट 3 है तो ये 1 हो जाए। ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं मिटा देता हूं। अब देखो क्या कहता है, मिश्रण कितने लीटर का? मिलाना क्या है? पानी मिलाना है। मिलाना पानी है, और इसका मतलब क्या नहीं मिलाना? दूध नहीं मिलाना। दूध की वैल्यू को क्या रखना है? सेम रखना है। रेशोज में, अनुपात में, यदि सारे रेशोज को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रेशो में कोई चेंज नहीं आता। ये 1:2 है। हम इसको 7 देखना चाहते हैं। हम इसको यदि 7 देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? 7:14 करना पड़ेगा। इसको, इस पूरे का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 7 से करना चाहेगा। और हम इसको 7 क्यों देखना चाह रहे हैं? Why we are interested in seeing it as 7? क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि इसको सेम रखो, फिर हमें सही तस्वीर पता चल जाएगी। अब ये कहता है कि बताओ पानी कितना मिलाया। देखो हमारे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? 60 लीटर। 60 लीटर क्या है? टोटल मिक्सचर पहले वाला। हमारे हिसाब से ये कितना था? 10 था ना। जो दिया होता है उसको ऊपर लिख देते हैं, वो जिसके बराबर होता है उसको नीचे लिख देते हैं। इनटू किससे करते हैं? जिसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो हम यहां देखें, यहां हम देखें तो बताओ कितने लीटर ऐड करा है? 11 ऐड करा है ना। 11 ही तो ऐड हुआ है। हमें 11 रेशोज की वैल्यू निकालनी है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 66। ये रहा 66, इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। हालांकि ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, कर लीजिएगा इसको। इस वीडियो को दोबारा देख लेना, थोड़ा सा समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 37 है। कॉन्सेक्टिव इवन नंबर्स, देखो 1 2 3 4,
आप मुझे एक बात बताओ, 12, 14, 16, 18 4 कंसेक्टिव इवन नंबर्स हैं, 4 लगातार आने वाले इवन नंबर्स हैं, बताओ इनका एवरेज क्या है? 12, 14, 17, 15, 12, 14, 16, 18, बीच का नंबर इनके आधे उधर जाओ आधे इधर जाओ, जो बीच में बचेगा वो उसका एवरेज होता है। अब ये कहते हैं 4 नंबर हैं, उनका एवरेज 37 है। इसका मतलब वो नंबर्स क्या हैं? यहां 36 है और यहां 38 है और यहां 34 है और यहां पर कितना है? 40 है। फिर क्या कहता है? 4 लगातार विषम संख्या है, ओड नंबर्स भी हैं, उनका एवरेज 30 है। इसका मतलब वो ओड नंबर कौन सी है? 29, 27, 31 और 33। क्या कहता है? अधिकतम सम संख्या 40, दूसरी विषम संख्या 29, 40 और 29 के बीच का अंतर ज्ञात करो 11। ठीक है, इजी है। आगे चलो। स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम इज 60% द स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम। The speed of the boat in still water is 6 km/h more than the current. ठीक है, देखो नाव धारा का क्वेश्चन जब भी आता है उसके लिए मैंने आपको 3 डिब्बे बताए हुए हैं। वैसे आपको मैं बता दूं अनुकूल और प्रतिकूल क्या होता है। जैसे हम बाइक चला रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक बता दूं कई लोगों के लिए। देखिए जब कभी भी नाव धारा का क्वेश्चन आ जाए तो ये 3 डब्बे बना लो, अपने मन में बना लेना या लिख के बना लो। मान लो कि मैं बाइक चला रहा हूं, मान लो मैं बाइक चला रहा हूं और मेरी स्पीड है 40 की और पीछे से चल पड़ी आंधी और हवा की जो स्पीड है वो 10 km/h है, 10 किमी प्रति घंटा हवा की स्पीड है। तो यदि मैं हवा के साथ 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 चलूंगा तो क्या होगा? हवा मुझे धक्का मारेगी। इसका मतलब हवा यदि 10-10 की स्पीड से चले तो मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी, अपने आप ही मुझे लगेगा कोई धक्का मार रहा है। इसी तरीके से यदि मैं हवा के अगेंस्ट चलूंगा, आमने सामने से आऊंगा, तो मेरी स्पीड, हवा मुझे रोकेगी, उसकी स्पीड कितनी रह जाएगी? 10 से कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये डायग्राम सभी ने याद रखना है। इस वाली चाल को बोलते हैं अनुकूल और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाउनस्ट्रीम कहते हैं। ये वो चाल है जो शांत जल में चाल है, जब कोई हवा ना चल रही हो तो मेरी चाल। स्टेडी वाटर में पानी बिल्कुल खड़ा है तो नाव की स्पीड से चल सकती है, क्या बोलते हैं इसको? स्टेडी वाटर। और ये वो चाल है जो प्रतिकूल चाल है, जिसको कहते हैं अपस्ट्रीम स्पीड है, जब मैं हवा के खिलाफ चलूंगा, अपस्ट्रीम। अब अप और डाउन में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। आप ये बताओ, जब आप पहाड़ से नीचे आ रहे हो और एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हो, किस टाइम में आपकी स्पीड ज्यादा होगी? बताओ। नीचे आते हुए ज्यादा होगी ना, तो डाउन स्ट्रीम वाली ज्यादा होती है हमेशा, अप स्ट्रीम वाली कम होगी, है ना। कई लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अप वाले को वहां लिख दिया, उसको वहां लिख दिया। इस चित्र की एक ब्यूटी है, वो क्या है? ये है धारा की चाल। धारा मतलब करंट, पानी कितने स्पीड से चलता है। ये वाला नंबर इन दोनों के बीच में होता है, ये वाला नंबर इन दोनों का एवरेज होता है, और इनके और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इनके और इनके बीच के डिफरेंस के क्या होता है? बराबर होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन यदि मैं आपको दूं तो आप मेरे को बताओ। मैं कहता हूं धारा की चाल 2 किमी प्रति घंटा है, 2 km/h की स्पीड से करंट चल रहा है, और किसी बोट की प्रतिकूल चाल मतलब अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो 14 है। बताओ स्टेडी वाटर में कितनी होगी? 16, और ये कितनी होगी? 18। अब यदि उल्टा पूछ लो तो उल्टा भी निकाल लोगे ना, इतना कर लिया तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। देखो अपने को तो और कुछ आता ही नहीं, अपने को तो 3 डब्बे बनाने आते हैं, बस डब्बे अपने बना लेते हैं। ये बनाए 3 डब्बे, ठीक है।
मैंने भी फॉर्मूले याद करके क्वेश्चन किए थे, कंफ्यूजन हो जाती थी, पेपर में टाइम नहीं होता, टाइम में थोड़ा बहुत भी गलत हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। तो एक चीज फिक्स करी, इससे गलत नहीं होता क्वेश्चन। क्या कहता है, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल धारा के अनुकूल नाव की चाल का कितना परसेंट है, 60% है। इसका मतलब क्या है कि जो यदि ये 100 है तो ये कितनी है, 60 है। ये वाली स्पीड इसका 60% है। समझ में आ रहा है क्या? यानी ये 100 तो ये 60, ये 10 तो ये 6, और रेशोज की बात करें तो ये 3 तो ये 5। समझ आ गया? ये 3 है और ये 5 है रेशोज के हिसाब से। ठीक है, तो बताओ ये कितना होगा, ये 4 होगा, ये 1 होगा और ये 1 होगा। अब क्या कह रहा है, नाव जो है, और क्या कहता है, शांत जल में नाव की चाल, इंग्लिश में पढ़ते हैं, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर मोर देन द करंट। इसके और इसके बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, करंट और स्टिल वाटर के बीच का डिफरेंस दिया है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 6, और हमारे हिसाब से स्टिल वाटर और करंट के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। 6 को 3 का भाग दिया, क्योंकि जो चीज 6 है वो हमारे वाले में 3 आ रही है, इसका मतलब हमारे वाले को मल्टीप्लाई किससे करना है, हमें 2 से। इस पूरे सेटअप को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सही हो जाएगा। ये तो रेशियोज निकाले हैं ना हमने, एक्चुअल वैल्यूज क्या है फिर इनकी, इनकी एक्चुअल वैल्यूज है 6, 8, 10 और यहां 2 2 है। चलो जी, अब क्या कहता है, नाव धारा के अनुकूल 70 किलोमीटर चलती है, धारा के अनुकूल 70 किलोमीटर चलती है। यदि 10 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल सकती है, तो बताओ 70 किलोमीटर कितने घंटे में चलेगी, 7 में चलेगी। धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर चलती है, तो 30 1 घंटे में 6 है, तो टोटल टाइम कितना लगा, 5, 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12 घंटे। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, मूंजबानी होने वाला सवाल है। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 25 सेकंड में पार करती है और 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है। आप मुझे एक बात बताओ, जब रेलगाड़ी खंबे को पार करती है, इसको पार कर रही है, ये रेलगाड़ी है, ये खंबे को पार कर रही है। जैसे तो ये खंबा इधर आ गया, खंबा तो यहीं रहना चाहिए था, ठीक है। तो जब ये खंबे को पार करती है तो ये किस दूरी को पार कर रही है, अपने आप की दूरी को पार कर रही है, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म है, जब रेलगाड़ी इसको पार कर रही है, देखो ये इंजन पहले यहां आ गया, फिर ये पूरा निकल गया देखो यहां तक, तो क्या पार करना पड़ा, एक तो अपने खुद की दूरी तो तय करनी पड़ी। देखो आप इसको देखो, पहले तो ये यहां आया, इसने पूरे प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस कवर कर ली, इसने प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस कवर कर ली, और फिर ये आगे और गया, इसका मतलब अपने खुद की दूरी भी तय कर ली। इसका मतलब जब वो प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी दूरी भी तय करती है और प्लेटफॉर्म की दूरी भी तय करती है। खंबे को 25 सेकंड में पार करा, इसका मतलब अपने खुद की दूरी को 25 सेकंड में पार करा। 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करा, तो 40 सेकंड में उसने क्या क्या पार किया, खुद की दूरी को और प्लेटफॉर्म की दूरी को, दोनों को पार करा। और खुद की दूरी पर कितना टाइम लगता है, 25 सेकंड, वो तो हमें पता है। इसका मतलब इसको 15 सेकंड फालतू किसके लिए लगे, प्लेटफॉर्म की दूरी डिस्टेंस के लिए लगे। तो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस कितनी है, 240, इसको भाग दो पहले। 240 मीटर की दूरी 15 सेकंड में तय कर सकती है, ये हमें पता चल गया। 16 मीटर पर सेकंड उसकी क्या आ गई, स्पीड आ गई, हमें पता चल गया। यदि उसकी स्पीड 16 मीटर पर सेकंड है तो वो 25 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगी वो उसकी लंबाई है। समझ आ रहा है क्या? 25 सेकंड में वो खंबे को पार करती है ना, 25 सेकंड में वो अपने खुद की दूरी को पार कर जाती है। इसका मतलब वो 25 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगी वो उसकी खुद की लंबाई है। इसका मतलब हमें इस 16 का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 25 से करना पड़ेगा। 16 इंटू 25, 16 इंटू 100/4 कर लो एक तरह से, कितना आंसर आ जाएगा, 400 मीटर इसका आंसर आ जाएगा।
परफेक्टली बिना पेन उठाए होने वाला क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हुआ जब किसी क्वेश्चन में हमें दो टाइम दे रखे हो, एक तो प्लेटफॉर्म को पार करने का टाइम और एक खंबे को पार करने का टाइम दे रखा हो, तो दोनों टाइम को क्या करो, डिफरेंस ले लो। हमें मिल जाएगी क्या, प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस को पार करने में लगने वाला टाइम। प्लेटफॉर्म को पार करने में लगने वाला टाइम 15 था और प्लेटफॉर्म था 240 मीटर लंबा, तो 240 को 15 का भाग दिया, हमें मिल गया 16, जो क्या था, जो ट्रेन की स्पीड थी। और ट्रेन 25 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगी, क्यों, क्योंकि 25 सेकंड में वो खंबे को पार कर रही है, तो 25 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगी, दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। क्यों होती है, क्योंकि देखो 16 मीटर पर सेकंड है, एक सेकंड में 16 मीटर चल सकती है, तो 25 सेकंड में कितने मीटर चलेगी, 400। ये भी यूनिटरी मेथड ही है, वही एक से कितने का। चलिए आगे चलिए, क्या कहता है, ए अकेला किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। ए को हमने पतीले के आगे बिठा दिया कि तू 25 दिन में लड्डू खा जा, ठीक है, कहता मैं खा जाऊंगा सारे। बी कहता, हमने कहा कि तू 15 दिन में सारे लड्डू खा जा, कहता ठीक है मैं खा जाऊंगा। तो कहता लड्डू कितने हैं, हमने कहा तुम दोनों अपना अपना पहाड़ा पढ़ो। तो हमने कहा कि जो लड्डू हैं वो कितने हैं, 75, ठीक है। तो लड्डू हम, यदि आपको अच्छा लगे तो हम 150 मान लें, बेचारे बहुत दिन से भूखे हैं, ज्यादा खिला देते हैं थोड़े से। तो ये 25 दिन में 150, मान लो 150 लड्डू खाने का काम है। ए को यदि पतीले के आगे बिठा देते हैं तो ये 25 दिन में सारे लड्डू खा जाता है। इसका मतलब ये एक दिन में कितने लड्डू खाता है, 6 खाता है। बी को पतीले के आगे बिठाते हैं तो ये 15 दिन में सारे लड्डू खा जाता है। इसका मतलब ये एक दिन में कितने लड्डू खाता है, 10 खाता है। फिर कहता है सी बी से 60% कम खुशहाल है। सी को कहा तेरे को खाना ही नहीं आता, तेरे को खाना ही नहीं आ रहा, वो कहता मेरे से नहीं खाया जाता, मेरा पेट ना सही नहीं है। तो बताओ सी यदि इससे 60% कम कुशल है, इसका मतलब 10 लड्डू जो खाने वाला आदमी है उससे 10 का 60% क्या होता है, 6 होता है। 6 कम खाता है, इसका मतलब ये रोज के 4 खाता है, ठीक है। तो क्या है अब बताओ, देखो यदि हमसे सी का टाइम पूछता ना तो 150 भाग 4 आता, कितना होता, 37.5 होता, लेकिन ये पूछा नहीं है। वो कहता है हमने पतीले के आगे ए और सी को बिठा दिया, तो 6 और 4 कितने हो गए, 10 लड्डू। 10 लड्डू खाने लग गया, रोज के 10 के हिसाब से 150 लड्डू कितने दिन में चट कर जाएंगे, 15 दिन में वो चट कर जाएंगे, आंसर आ जाएगा। आगे चलो, एक व्यक्ति 960 रुपए में कोई कुर्सी बेचता है, 960 में बेचता है और 20% का लाभ अर्जित करता है। मान लो मैंने एक आपको चीज बताई थी, ये ध्यान रखना है, इसको यही आएगी बार बार, जो वैल्यू दे रखी होती है उसको ऊपर लिख दो, वो जितने के बराबर है उसको नीचे लिख दो और इनटू कर दो जिसकी वैल्यू निकालनी है। मान लो कि मैं 100 रुपए की कोई चीज खरीद के लाया और मुझे 20% का प्रॉफिट हो गया, तो 100 वाली चीज कितने की होगी, 120 की होगी। बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन वो कहता है कि मुझे 120 नहीं कमाने, मुझे 40% के लाभ पर बेचना है, तो मुझे 100 वाली चीज कितने में बेचनी पड़ेगी, 140 में। तो मेरे पास 3 नंबर है, एक तो 100 है, एक मेरे पास 120 है और एक मेरे पास 140 है। 100 में मैं खरीद के लाया, 120 में मैंने बेच दी, मेरे को सारे डांटने लगे, वो कहते हैं कि तू 140 में बेच, तो 140 एक मेरे पास पड़ा है, आपके पास पड़ा है 960। बताओ 960 किसके बराबर है, 100 के, 120 के या 140 के? 120 के बराबर है। इसके यहां लिखो 120, इंटू कर दो जिसकी वैल्यू निकालनी है, 40% के लाभ पर 140 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। 12 8 96, 14 8 112। ये क्वेश्चन मैं ऐसे नहीं करता, मेरे को तो वैसे ही दिख रहा है कि 960 रुपए में बेचता है, 40% का लाभ, 20% का लाभ है, ऐसा कौन सा नंबर है
जिसमें 20% जोड़े तो 960 आया था, 800 है। और 800 का 40% है, 8 चौके 32, 320 और जोड़ दिया, 1120 आंसर आ गया। 10 सेकंड में मैंने बोलते बोलते कर दिया सवाल। इस तरह से हमारे निशान जब उसमें लगेंगे ना, निशान तो लगने, अब तो क्लिक करना है हमें। ठीक है, ए बी से प्रतिवर्ष 20% की दर से P रुपए, प्रतिवर्ष 20% की दर से P रुपए वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज पर उधार लेता है। ए 3 वर्षों बाद इतने इतने रुपए देता है, तो P की वैल्यू ज्ञात करो। क्यों तंग कर रहा है हमें? अपने अपनी नोटबुक्स खोलिए। मैं कुछ नंबर्स आपको लिखा रहा हूं, वो नंबर्स आप लिखिए। नंबर्स लिखिए। नंबर्स है, 2 साल का नंबर है 21, 3 साल का नंबर है 331, 4 इयर्स का नंबर है 4641 और 5 साल का नंबर है 5 10 10 5 1, 21 331 46 41 5 10 10 5 1। ये 5 नंबर याद कर लीजिए, 4 नंबर याद कर लीजिए, आगे भी हैं, एक बार इतना कर लो। ठीक है, जब पेपर में कुछ समझ ना आए तो इससे कर लेना। देखो इन सारे नंबर्स में पहला नंबर वही है जितने ईयर्स हैं, लास्ट वाला नंबर सबका 1 है, और सेकंड लास्ट नंबर भी वही है जितने ईयर्स हैं। ठीक है, 3 बार इसको बोलो, घर बैठे हो तो घर पर बोलो। क्या बोलना है? 2 साल का नंबर 21, 3 साल का नंबर 331, 4 साल का नंबर 46 41, 5 साल का नंबर 5 10 10 5 1। फिर बोलिए, 2 साल का नंबर 21, 3 साल का नंबर 331, 4 साल का नंबर 46 41, 5 साल का नंबर 5 10 10 5 1। एक बार फिर बोलना है, 2 साल का नंबर 21, 3 साल का नंबर 331, 4 साल का 46 41, 5 साल का 5 10 10 5 1। क्वेश्चन देखिए कैसे करना होता है। मान लो किसी आदमी ने 40,000 रुपए लिए 3 साल के लिए। एक बार आप ये मानो कि इंटरेस्ट रेट कितनी है? 10% है। ठीक है, 10% के तो देखो वैसे हमें याद भी होने चाहिए, एक बार वैसे ये मेथड सीख लो। 3 साल है, 3 साल का नंबर है 331। ठीक है, 40,000 का 10%, 4,000। समझ आ रहा है क्या? 4,000 का 10% 400, 400 का 10% 40, मल्टीप्लाई कर दो, क्या 12,000, 1240, आंसर आ गया 13,240 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट इस अमाउंट के ऊपर 3 साल का 13,240 बनेगा यदि 10% का इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, घर बैठे हो घर पर करिए, घर पर करिए यदि घर पर देख रहे हैं आप इसको तो, और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इसका सही आंसर भी बताइए क्या आएगा। देखो मैं कहता हूं 4 इयर्स 30,000 रुपीज 10%, CI निकालो। 4 इयर्स का, 4 साल का निकालिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। 30,000 रुपए मूलधन है, प्रिंसिपल है, 10% की इंटरेस्ट रेट है। आपको 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रतिभा शर्मा गुड मॉर्निंग, सरोज, शिखा शर्मा, सभी को, प्रियांशु मोदी, मानसी शर्मा। ठीक है, देखिए 4 साल का पूछा है, 4 साल का नंबर क्या है? 46 41। 30,000 का 10% 3,000, 3,000 का 10% 300, 300 का 10% 30, 30 का 10% 3। आगे से आगे 10वां हिस्सा ही तो करते जा रहे हैं। 4 तिये कितना हो गया? 12,000, 6 तिये 1,800, 120 और आ गया 3, क्या बन गया? 20,000, 13,923 बन जाएगा। किस किस का आंसर आ गया था? हाथ खड़े करिए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, सभी ने कर लिया था। और आप सभी
कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए कि 13,923 आंसर आ गया, तो बहुत बढ़िया, ठीक है जी, बहुत अच्छा। अब हम करते हैं इसका थोड़ा सा परिवर्तन क्वेश्चन में, क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्वेश्चन है, मैं कहता हूं 30,000 रुपए, 30 की बजाय अच्छा रहेगा आपको कि आप कर लो 20,000 कर लो। 20,000 3 साल और 20 की बजाय 30 करना उचित है, और इंटरेस्ट रेट 20% कर लो। सवाल फिर बोलूं, 30,000 रुपए 20% पर 3 साल का निकालो। देखो 3 साल का नंबर क्या है, देखो आप एक बार, 3 साल का नंबर क्या है, 331। सामने देखिए सभी, 30,000 का 20% निकालना है। 30,000 का 10% 3,000, 3,000 का दुगना 6,000। 6,000 पे आ जाओ अब। 6,000 का 10% क्या है, 600। 600 का दुगना, ये मैं दुगना क्यों कर रहा हूं, 20% है ना, तो ये आ जाएगा 1200। और 1200 की बात करो, 1200 का 10% 120, लेकिन मुझे तो 20% चाहिए, 240। क्या आंसर आ जाएगा, 18,3600 और 240, 21,840 रुपए आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यदि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो। टेक निशा, योर क्वेश्चन इज स्लाइटली रॉन्ग। अरविंद मेहरड़ा सही है, सरोज प्रमीला जांगू थोड़ा सा आपने गलत कर दिया, क्वेश्चन मैंने आपको करके बता दिया। अब यदि आप इसको कर पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। देखो 20% की दर से उधार लिया, आप ये मानो टाइम कितना है, 3 साल। 3 साल का नंबर क्या है, 331 है ना। मान लो कि 100 रुपए लिए थे उधार, मान लो 100 रुपए उधार लिए थे, मान लो 100 का 20% कितना होता है, 20। समझ आ रहा है, 20 का फिर 20% कर दो, 20 का 10% तो 2 होता है, तो 20% हो जाएगा 4। 4 का फिर 20% करो, मतलब 4 का 10% होगा 0.4, 0.4 का दुगना 0.8 करिए, 60, 20 तिये 60, 4 तिये 12, 0.8 मतलब क्या आ गया, 72.8 रुपए ब्याज बन जाएगा। ब्याज बन जाएगा कितने रुपए पर, 100 रुपए पर, ठीक है, ओके। अब देखो 100 रुपए लिए थे, 72.8 रुपए ब्याज बन जाएगा, बताओ टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे उस बंदे को, 172.8 देने पड़ेंगे ना। टोटल 100 मूल भी तो देना पड़ेगा, मूल भी ब्याज भी। मैंने आपको एक ही जो तो चीज सिखाई है दुनिया में, जो वैल्यू दे रखी है उसको ऊपर लिख दो, भाग किसका देना है, वो जिसके बराबर है। बताओ ये 100 के बराबर है, 72.8 के बराबर है, या 172.8 के बराबर है, 172.8 के बराबर है। इनटू किससे करना है, पी की वैल्यू 100, ठीक है। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसका दुगना है। आंसर कितना आ गया, 20,000। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया। वैसे ये नंबर ना याद है मुझे, 10-20% वाले तो याद ही कर लो कि 10% पे 100 रुपए पर कितना बनता है, 2 साल का। 2 साल का कितना होता है, 21 होता है। 20% पे 2 साल का 44 होता है ना। 3 साल वाली वैल्यू अब ये याद ही कर लेना कि 20% पे 3 साल की वैल्यू 72.8 है। कभी भी किसी क्वेश्चन में करना पड़ जाए तो 100 रुपए पर 72.8 बनता है, ये ध्यान रख लेना। अब नहीं याद आ रहा था तो हमने ये कर लिया, और चूंकि आप पहली बार कर रहे हो तो मैंने आपको बता दिया कि 72.8 आएगा कहां से। ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए कर लोगे। आपको टॉपिक नहीं देखना कि मेरा ये टॉपिक हुआ है नहीं हुआ, टॉपिक को छोड़ो, आप तो ये देखो क्या इस क्वेश्चन को आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। कितनी बार मैं आपसे कहूं, पवन वर्मा
ठीक है, A sum is divided among A, B and C 1:4:3. ठीक है, हमें पता नहीं क्वेश्चन क्या है, लेकिन 14,000 के रूप में कुछ दिया हुआ है। क्या दे रखा है 14,000 के रूप में? अमाउंट रिसीव्ड बाय सी, सी को इज मोर देन अमाउंट रिसीव्ड बाय ए। सी को मिली 3, ए को मिली 1, तो मतलब ये कितनी ज्यादा? 2 ज्यादा। 14,000 2 के बराबर है। फिर क्या कहते हैं? बी को प्राप्त राशि ज्ञात करो। 2 रेशो की वैल्यू दे रखी है, 4 की बुझ रही है। ऐसा निहायत ही मतलब घटिया क्वेश्चन के लिए मुझे पेन उठाना पड़ गया। चलो, एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया स्क्वायर के एरिया के बराबर है, जिसका विकर्ण 4√6 है। स्क्वायर में मैंने आपको बताया था, यदि स्क्वायर की साइड ए है, स्क्वायर वो होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। यदि इसकी साइड ए है तो इसका डायगोनल क्या होता है? √2a होता है। जब कभी भी वर्ग की भुजा दे रखी हो और वर्ग का विकर्ण निकालना हो तो √2 से गुणा कर दो। √2 की वैल्यू होती है 1.414, और किसी चीज का 1.414 से गुणा करोगे तो वो चीज ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, 8वीं क्लास में मुझे मेरे टीचर ने सिखाया था 17 32 14 14। मैंने √3 की वैल्यू याद कराई 1.732, और √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। 17 32 14 14, तो इसकी वैल्यू 14 14 थी। तो देखो, और जो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज है ना, इसका मतलब अब ध्यान रखना, यदि विकर्ण निकालना हो तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और विकर्ण से भुजा निकालनी हो तो √2 का भाग करना है। 4√6 उसका विकर्ण है, इसको √2 का भाग दे दो, तो बताओ उसकी भुजा कितनी हो जाएगी? 4√3 हो जाएगी। अब जिस वर्ग की भुजा 4√3 है, जिस वर्ग की भुजा 4√3 है, बताइए उसका एरिया कितना हो जाएगा? भुजा गुणा भुजा, 4√3 का गुणा 4√3 से हो जाएगा, 4 चौके 16, √3 का गुणा √3 से कितना हो जाएगा? 48। 48 वर्ग सेमी एरिया आ गया। ये एरिया रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। जब कभी भी किसी आयत का लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हो और आयत का क्षेत्रफल दिया हो, देखो इस रेक्टेंगल का एरिया पता है ना 48 है, और उसकी लंबाई चौड़ाई का रेशो पता है। मैंने आपको करवाया भी था कि लंबाई बराबर क्या होती है? रूट क्षेत्रफल गुणा लंबाई का अनुपात बटे चौड़ाई का अनुपात। देखो लंबाई निकालनी है तो ये करना पड़ेगा। देखो क्या होगा? √48, यदि लंबाई निकालनी है तो 4/3 लिख दो, है ना। 16 चौके 64, 64 का कितना हो गया? 8। समझ आ रहा है क्या? और यदि मुझे चौड़ाई निकालनी है तो मुझे चौड़ाई ऊपर लिखनी है, लंबाई नीचे लिख देनी है। 12 3 36, ये 6 आ गई। इसका मतलब ये जो रेक्टेंगल है 8 और 6 के हिसाब से है, इसका पेरीमीटर निकालना है। 8 और 6 14, 14 और 14 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। फॉर्मूला ध्यान रख लेना, इसलिए याद करा रहा हूं क्योंकि ये बैंक के पेपर का फेवरेट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है। ये मैंने आपको कितने टाइम पहले ही बता दिया था कि ये पेपर में आता है। अभी थोड़ा सा टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज चल रही है। एक बार मैं इन क्वेश्चंस को, ये तो हो गए हैं सारे वैसे, और मुझे लगता है कि शायद इसी में ही दिक्कत होगी जिसको भी होगी, बाकी तो आसान था। इसको देखो, ये एक चिड़ियाघर है। कौन कौन से चिड़ियाघर हैं? सेट कर देते हैं इसको, ऐसे ही कर लो, ठीक है। क्या कहता है? एक ए चिड़ियाघर है, एक बी चिड़ियाघर है, एक सी चिड़ियाघर है, एक डी चिड़ियाघर है।
ए में 250 बंदे हैं, बी में 350, सी में 300, डी में 400। बंदे नहीं है, जानवर है। चिड़ियाघर ई में जानवरों की कुल संख्या, ठीक है, ई नाम का कोई और है, हम नहीं जानते वो कौन सा है, वो संख्या डी की तुलना में 45/6% ज्यादा है। डी में है कितने? 400। ठीक है, पेन नहीं उठाना आपने को, पेन उठाया पाप है। 400। आप मुझे बताओ 400 का 50% क्या होता है? 200। आप पहले 6 को भूल जाओ, 45% निकालते हैं अपने, तो 6 का भाग दे देंगे। जिसका 50% 200 है, उसका 5% कितना होगा? 20 होगा। 50 की एक जीरो उठती है तो 5 बन जाता है, 50 की एक जीरो उठी 5 बन गया। ऐसे ही जिसका 50% 200 है, उसका 5% क्या है? 20 है। तो 200 में से 20 कम कर दिया, 180। इसका मतलब 400 का 45% तो 180 आ गया। अब 180 को किसका भाग देना है? 6 का, 30 हो गया। इसका मतलब ई में 30 ज्यादा है, सीधा ही बोल देता, ऐसे ही नखरे कर रहा है। ई में 30 है बस। अब क्या कह रहा है? चिड़ियाघर ई में जानवरों की कुल संख्या चिड़ियाघर ए में कुल जानवरों की संख्या से कितने % ज्यादा है? देखो 430 250 से कितने % ज्यादा है ये पूछा है। 430 250 से कितने % ज्यादा है? देखो आपको मैंने 2-3 बातें बताई थी, क्या? एक्स वाई का कितना % है, ये क्या होता है? x/y इंटू 100 होता है। और यदि मैं कहूं x y से कितने % ज्यादा है तो क्या होगा? x - y करो, डिफरेंस ले लो, और जिससे पूछा है ना उसको भाग में ले लो, इंटू 100 कर दो। इससे करो। क्या पूछा? 430 250 से कितने % ज्यादा है? हमने कहा कि भैया 180 ज्यादा है। ज्यादा तो 180 है। और किससे पूछा है? ए से। 250 इंटू कर दिया 100 से। 25 चौके 100 होता है, 18 चौके कितना होता है? 72। 72 इसका आंसर आ गया। आगे चलाओ। क्या कहता है? चिड़ियाघर ए और बी में जानवरों का एवरेज 250 और 350 का एवरेज क्या है? 300 है। 300 ही होता है इनके बीच में, ठीक है, 300। और चिड़ियाघर डी में जानवरों की संख्या 400। 300 और 400 के बीच का अंतर क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, आगे चलाओ। चिड़ियाघर सी में कुल जानवर एक्स वाई का कितने % है? x/y गुणा 100। एक चीज दूसरी चीज की कितने % है? एक चीज बटा दूसरी चीज इंटू 100। चिड़ियाघर सी में कुल जानवर, 1 मिनट रुकना, इसको ऊंचा करते हैं थोड़ा सा। चिड़ियाघर सी में कुल जानवर मेरे को नहीं पता कितने हैं, 300 है। 300। ए और बी में टोटल 600। 300 600 का कितने % है? 50% है। आगे चलो। चिड़ियाघर जी में कुल जानवर चिड़ियाघर जी में कुल जानवर सी और डी में टोटल जानवरों से 40% कम है। 400 और 300 कितने होते हैं? 700। 700 का 40% क्या होता है? 7 चौके 28। और वैसे या तो 700 में से 280 कम कर दो, कितना आ जाएगा? 420 आ जाएगा। या फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 60% ही कर दो, तो 700 का 60% 420। तो इसका मतलब जी में आएंगे 420। तो बी में कुल जानवरों का, बी में कुल जानवर है 350 और जी में कुल जानवर है 420। इन दोनों का अनुपात निकालना है। 7 7 5 35, 7 6 42,
5:6 आ जाएगा। आगे चलो, चारों चिड़ियाघरों में जानवरों की कुल संख्या ज्ञात करो। उन्हें कर देते हैं 600 और 700, 1300 हो गया। ये लो जी 1300। आगे चलो, ये तो कर लिया हमने। अच्छा ये ना क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत था ये, चलो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। टाइम कितना हो गया? 8:05 हो गया। ये करो, एक 3 आदमियों को कितने ऑर्डर मिले वो आपको दिए हुए हैं। जैसे ए को मई में 68 ऑर्डर मिले, जून में 112 मिले, जुलाई में 96 मिले, अगस्त में 119 मिले। इस तरह से इनके ऑर्डर दे रखे हैं, ठीक है। मई और जुलाई में मिलाकर ए को प्राप्त कुल ऑर्डर, मई और जुलाई, मई में इसको 68 मिले और इसको 96 मिले। समझ आ रहा है क्या? 68 में 96 को जोड़ना है, इसको 4 उधारे दे दो, 100 बन गया और ये 164 हो गया, ठीक है। मई और जून में मिलाकर सी को कुल ऑर्डर कितने हैं? 160। समझ आ रहा है? ये कहता है 164 160 से कितने परसेंट ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 160 से इंटू 100 क्या बन जाएगा? देखो 160 का 10% क्या है? 16, और 16 का चौथा हिस्सा 4 है, तो 10% का चौथा हिस्सा क्या होता है? 2.5 होता है। 5% इसका 8 होगा, 2.5% इसका 4 होगा 160 का। समझ आ रहा है? ठीक है। फालतू क्वेश्चंस लिखने नहीं है, अब ये लिखने लिखने वाले क्वेश्चन नहीं थे वैसे। क्या कहता है? जून में तीनों को प्राप्त ऑर्डर की औसत संख्या, कोई बात नहीं कर लेते हैं, 112 और 88, 200, 200 और 264 भाग किसका होगा? 3 का। जितने नंबर्स को जोड़ा है उतने का भाग होगा। 264 और 3 का भाग दिया, 3 8 24, 3 8 24, 88 हो गया। सही है। और अगस्त में ए को प्राप्त कुल ऑर्डर 119। ये कहता है 88 और 119 के में से डिफरेंस बता दो, मैं आपको एक नंबर दे दूंगा। 88 पे खड़े हैं, 100 पे जाना है 12, 19 आगे हो रहा है, 31 आंसर आ जाएगा। जुलाई में ए और बी को प्राप्त कुल ऑर्डर का, जुलाई में ए और बी 96 और 80, 176 का अनुपात निकालना है। किससे? मई में बी और सी इन दोनों का जोड़ कितना हो गया? 156, ठीक है। तो काटिए इसको, किससे कटेगा? 44 और 39, सी आंसर आएगा। 4 से काट लेना उसको, आगे चलाओ। यदि सितंबर में ए को प्राप्त कुल ऑर्डर, सितंबर में ए को प्राप्त कुल ऑर्डर, यहां पर सितंबर लिख लो मान लो, बी और सी को प्राप्त, बी और सी को अगस्त में प्राप्त कुल ऑर्डर से 12 ज्यादा है, 75 और 63, 138, जोड़ पा रहे हो क्या? 138 से 12 ज्यादा 150 है इसके। तो जुलाई में सी को प्राप्त कुल ऑर्डर 118, सितंबर में ए को प्राप्त कुल ऑर्डर का कितने परसेंट है? 2/3 हो गया। समझ आ रहा है? 3 3 9, 3 3 9 और
3 निम में कितना होता है 27, चलो कोई बात नहीं ऐसे कर लो। 150 है ना, 150 का 10% क्या है, आंसर बताओ 15। 15 ठीक कितना होता है 120। तो 120 यदि होता तो 80% आ जाता, लेकिन अब एक कितना कम रह गया, 2 कम रह गया। 150 कहता है देखो ऐसे है, साफ सुथरा कहना, सुखी रहना, मेरा 1% 1.5 है, मेरे से 1% तो कम कर लो, 2% मत कर देना, क्योंकि मेरा 2% होता है 3, तो तुम 150 में से 120 में से यदि तुम 3 कम कर दोगे तो 117 बन जाएगा, फिर वो गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है 78 पॉइंट समथिंग वाला आंसर आएगा, ठीक है। तो ये रहा 78 पॉइंट समथिंग, ठीक है। यदि सितंबर के महीने में बी और सी को प्राप्त कुल ऑर्डर जुलाई में बी द्वारा प्राप्त कुल ऑर्डर का 7/4 है, जुलाई में बी को कितने मिले हैं बताओ, 80 मिले हैं ना, 80 का 7/4 140, 80 इंटू 7/4 20 7 है 140। और क्या कहता है, बी और सी का रेशो दे रखा है 9:5, यही है, यहां के हिसाब से 14 है, 14 में से 9 इसके 5 इसके, इसका मतलब 140 में से 90 और 50 होगा, और 90 और 50 का डिफरेंस क्या होता है 40 होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन हो गए हैं, लगभग मैंने काफी क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। आपको ये सेशन अच्छा लगा हो इसको शेयर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को। तो बताइए क्या ये क्वेश्चन जितनी स्पीड से आपने किया था कल, क्या उससे तेज स्पीड से हो सकता है क्या, हो सकता है, आप भी कर सकते हो। आज हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसा लगा हो कि आपने पहली बार भी किए हो, लेकिन आज के सेशन में जो भी समझ में आया वो आपके लिए बोनस ही बोनस है। जैसे पंजाबी में एक कहावत है कि वटिया सो खटिया, जो आ गया वो सही है, ठीक है, जो हो गया वो सही है। और इसको हम कहते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना, इसको पंजाबी में वो कह देते हैं कि जो हो गया वो सही है। आपको इस सेशन में आने से जो भी कुछ आपने सीखा वो आपकी नॉलेज में ऐड हो गया, इसको हैबिट में लेके आना है। जितने भी क्वेश्चन मैंने करे हैं आज वाले पेपर के सारे क्वेश्चन ये बिना पेन उठाए हो सकते हैं, तो मैंने आपके लिए लिखे हैं, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है इनको, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये 9 और 4 वाला मैंने लिखा, 9 और 5 9:5, ये चीजें लिखने वाली थोड़ी ना है, ये तो मन में ही हो जाती हैं कि 90 40 4 40 आंसर आ गया। इसीलिए आप देखिएगा एक हफ्ते बाद आपकी भी स्पीड ऐसी हो जाएगी। रीजनिंग वाली पजल्स कर ली थी, होगी सिलोग्स आपको मैंने करवाने हैं बिना पेन वाले, वैसे पेन उठा के तो आप कर ही लेते होगे, वो मैं आपको आगे करा दूंगा। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। इस सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।